ठीक है भाई, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के ऑसिलेशन चैप्टर के बारे में, जहां पर हम लोग सारे फॉर्मूले और सारी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। आई होप कि इससे पहले चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तभी ये शॉर्ट ट्रिक और जिसे बोलते हैं ना सारे के फॉर्मूले आपके दिमाग में घुस पाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं भाई, आराम से शॉर्ट ट्रिक देख लो, सारे फॉर्मूले देख लो, क्योंकि फॉर्मूले के दम पे आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट भाई सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं। ऑसिलेशन चैप्टर, ऑसिलेशन में सबसे 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 ऑसिलेशन होता क्या है? टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको बोलते हैं, आपको ऑसिलेशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। जैसे सिंपल पेंडुलम सबको पता है, सिंपल पेंडुलम क्या करता है? टू एंड फ्रो कर रहा होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? आपका ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। बट इस चैप्टर में हमें ऑसिलेशन से ज्यादा, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ऑसिलेशन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑसिलेशन से ज्यादा हमें चैप्टर में फोकस जो करना है वो करना है बेटा SHM। SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोगों को बात करने वाले हैं यहाँ पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो भाई जो भी बॉडी टू एंड फ्रो कर रही होती है, टू एंड फ्रो का मतलब सभी को पता है, आगे पीछे दाएं बाएं जा रही होती है, ये तो ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन होती है, जो बॉडी लीनियरली टू एंड फ्रो करती है। लीनियरली का मतलब होता है एक लाइन में ही आगे जाए, एक लाइन में ही कहाँ आए, पीछे आए, इसको बोला जाता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि माइनस डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलना चाहिए, या फिर फोर्स माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये तीन मेजर कंडीशन आप बोल सकते हो कि अगर ये तीन कंडीशन है आपकी तो वो SHM में काउंट होगा। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद करने के लिए इस चैप्टर को टोटल मिला के 5 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है भाई आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा पार्ट होने वाला है आपका फेस, यहाँ पे हम लोग फेस के बारे में बात करेंगे। तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? एम्पलीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। चौथा पार्ट जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, स्प्रिंग का केस हम बात करने वाले हैं। स्प्रिंग या फिर फिलहाल मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, स्प्रिंग और एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट पार्ट जो चैप्टर का हमें पढ़ना है वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका टाइम पीरियड करके। तो टोटल मिला के इस चैप्टर के सारे पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है वो हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये 5 पार्ट में अगर आप लोगों ने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, या अगर आपने सारे फॉर्मूले को देख लिया और दिमाग के अंदर बिठा लिया, तो भैया ऐसा है कि ऑसिलेशन चैप्टर आपके पूरे के पूरे दिमाग के अंदर घुस जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल टॉपिक की। इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, यानी कि पांचों के पांचों टॉपिक को ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले तो मैंने आपको SHM के बारे में बता दिया। यहाँ पे मैं SHM की कंडीशन बगल में लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? माइनस एक्स, या फिर आप चाहो तो जनरल इक्वेशन भी इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई भी चीज SHM है तो उसका एक्सेलरेशन इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो SHM में काउंट होगा। बात करते हैं सर्कुलर मोशन से। तो सर्कुलर मोशन से स्टार्टिंग करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो भाई यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जहां पर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करती है? गोल 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 घूम रही होती है। स्पीड क्या रहनी चाहिए? आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने बात की थी, मान लो एक गाड़ी है, यहाँ पे है एक्स एक्सिस में, मान लेते हैं ये वाई, ये एक्स डैश, और ये क्या हो गया आपका वाई डैश। यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया P, और T इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0। T इज इक्वल टू 0 बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कहीं पर भी कि यहाँ पर, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। इस चैप्टर को छोड़ दो, किसी भी चैप्टर में अगर T इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब मोशन या बॉडी ने अपना पाथ वहां से स्टार्ट किया होगा, उसको बोलते हैं T इज इक्वल टू 0। अब ये बॉडी ट्रेवल करके इस वाले पॉइंट तक आ गई, इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया Q, और यहाँ पे टाइम क्या ले लिया मैंने? T। तो भाई यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम दिया जाता है इसे। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके इसको नाम दिया जाता है। इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड को मैं और बारीकी से डिटेल में समझाऊंगा, पहले खाली देख रहे हैं। जिन बच्चों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना पता हो, एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करके। तो यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ओमेगा इंटू टी।
यहाँ पे जो ओमेगा है बेटा, इस ओमेगा को बोला जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एसेंट जो होती है वो होती है आपकी रेडियन पर सेकंड करके, और जो थीटा होता है इसकी एसेंट क्या होती है बेटा, रेडियन करके, और जो टाइम होता है इसकी एसेंट क्या होती है आपकी सेकंड करके। ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो थीटा है वो किसके बराबर होने वाला है, ओमेगा टी के बराबर होने वाला है। अब एक रूल हुआ करता था, शायद किसी को रूल भी याद आ जाए, कि अगर मान लो ये लाइन लिखी है के, ये लिखा है थीटा, तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका के कॉस थीटा, और ये दूर वाला क्या हो जाएगा आपका के साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला क्या हो गया आपका साइन थीटा करके। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, इक्वेशन बनाऊं, तो बेटा ध्यान से देखना, ये ए है, ये थीटा है, यानी कि ओमेगा टी है, तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए कॉस ओमेगा टी, और जो दूर वाला है वो क्या आ जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करके। तो ये दो इक्वेशन बनती है, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। ये दो इक्वेशन की चीज की है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। x एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t है, y एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, a sin ओमेगा t। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो x को, फिलहाल मैं x के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर x एक्सिस करके, मैं आपको लिखता हूँ फॉर x एक्सिस सारी बातें, और यहाँ पे किसके लिखेंगे बेटा फॉर y एक्सिस। मैं दोनों को आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। अगर आप x को लिखते हो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t, और इसको दोबारा फर्दर सब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t करके। तो ये तीन इक्वेशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है, तीनों की तीनों। जिन बच्चों को डिफरेंशिएट आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता भाई वो हमारा कंप्लीट वाले लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली मैं एक फॉर्मूला शीट आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला किस तरह से इसमें कितने चैप्टर में, मतलब कितने फॉर्मूले इसमें होने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन। सेम एज अगर मैं y एक्सिस का लिखूं तो y की वैल्यू होती है a sin ओमेगा t, और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी जो कि क्या हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t करके, और एक्सीलरेशन मिलेगा आपका माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी करके। तो ये होती है आपकी सारी की सारी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, या वेलोसिटी बोल लो, एक्सेलरेशन बोल लो, सारी की सारी इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ढंग से समझना पड़ता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एसएचएम का पार्ट है। कैसे पार्ट है, तो देखो बेटा, मान लो कोई बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया था बेटा हमने, 0। यहाँ पे आपने एक लाइट लगा ली, एक टाइप की लाइट एज्यूम करके चलते हैं, लगाएंगे तो आपको पता है इतने बड़े में लगा नहीं सकते। सर्कुलर मोशन है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गाड़ी बढ़ेगी आगे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो भैया जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी इसकी शैडो बढ़ेगी। शैडो का मतलब परछाई, क्योंकि जब लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन मारती है जिसके कारण शैडो आती है। जैसे जैसे कार ऊपर जाएगी शैडो भी कहाँ जाएगी भाई, ऊपर। ये कार यहाँ आ गई तो शैडो भी कहाँ आ गई, यहाँ पे। अब ये कार नीचे आएगी तो शैडो भी कहाँ आएगी भाई, नीचे। जैसे जैसे कार नीचे आती जाएगी शैडो भी कहाँ आती जाएगी, नीचे। एंड देन इस तरीके से शैडो ऊपर नीचे करेगी। दिस इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। और अगर ये टू एंड फ्रो मोशन है तो ये किसमें काउंट हो जाएगा आपका, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर मैं सारी डिफरेंशिएशन इक्वेशन को समझूं तो आपके सामने ये कंक्लूजन आता है। तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। कोई दिक्कत में देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ाने के लिए इसमें मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन धीरे 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 करके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ताकि भाई चैप्टर में मजा आता रहे। बात करते हैं फेस के बारे में। ये आपका चेहरे वाला फेस नहीं है जिसको आप फिल्टर लगा लगा के चमका लेते हो। ये फेस जो है भाई ये एंगल वाला है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने वाला है आपके मोशन को। फेस होता क्या है इसको भी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कुछ इस प्रकार से बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर क्या किया था, टाइम को 0 से स्टार्ट किया था। जहां टाइम 0 है वहां से क्लियरली पता लग रहा था कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है और यहाँ तक ये बॉडी पहुंच चुकी है। तो इनके बीच में एक एंगल बना थीटा, जिसे हमने क्या माना, ओमेगा टी। रूल के अकॉर्डिंग ये ए है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला क्या हो गया, ए कॉस ओमेगा टी, और ये दूर वाला क्या हो गया आपका, ए साइन ओमेगा टी। इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, ए कॉस ओमेगा टी। और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी। बट अचानक आपका मूड चेंज हो गया, मान लेते अचानक आपका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। भैया अब जो है बॉडी हुई थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट। जहां से बॉडी स्टार्ट होगी टाइम को क्या कंसीडर करना है, 0। और यहां से स्टार्ट हो गया बॉडी पहुंच गई यहाँ पे क्यू पे, और इसका टाइम क्या मान लिया हमने, टी करके मान लिया।
हमें अच्छे से पता है अगर बॉडी ने पी से स्टार्टिंग करी है क्यू पे पहुंचा है तो इनके बीच का एंगल तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, ओमेगा टी। इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें एंगल चाहिए एक्स वाला, क्योंकि हमें चाहिए भैया एक्स एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट, तभी तो मैं डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी तक पहुंचूंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे लिख लो फिर, अगर ये ए है तो लिख लो कि थीटा के साथ वाला cos थीटा। ऐसा नहीं होता बेटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा जब ही होता है जब लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, या फिर क्या होती है, वर्टिकल होती है, या फिर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए दो लाइन के बीच में, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज थीटा के साथ वाला cos थीटा बोलना मूर्खता हो जाती है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कैसे, नीचे के एंगल को, ये जो आपको दिख रहा है नीचे के एंगल को मैं अपने आप से लेट कर लूंगा फाई। क्या लेट कर लिया, फाई लेट कर लिया। यहाँ पे अगर मैं टोटल एंगल कंसीडर करूं तो कितना हो गया, ओमेगा टी, और ये क्या है, फाई। तो अगर अब मैं निकालू थीटा के साथ वाला cos थीटा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस, और पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस का फाई, जिसको मैं बाद में क्या लिख लूंगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई करके। और अगर मैं दूर वाला निकालू तो क्या आएगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई करके। बड़े बड़े ज्ञानियों ने और फिजिशियनों ने इसी फाई को नाम दे दिया इनिशियल फेस करके नाम दे दिया। यहाँ पे cos ओमेगा टी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, cos ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों के एंगल में कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, फाई का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज नोन एज फेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, फेस डिफरेंस करके बोलते हैं। और यही होता है पूरा फेस, यही क्या होता है पूरा फेस करके। क्लियर, कोई दिक्कत। अपने ये मेन चार्ट है हमारा, मेन चार्ट में सारे फॉर्मूले लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन अलग अलग उसमें देते जाएंगे ताकि किसी बच्चे का कोई लॉस ना हो। तो यहाँ पे मैं तरीके से बनाऊं, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे सारे के सारे लिखने हैं। ये रहा सर्कल, एक्स वाई एफ डैश और वाई डैश। इतनी बार रिपीट कर दिया तो सबको समझ आ गया होगा कि जहां से बॉडी स्टार्ट करेगी वहां पे टाइम कितना कंसिडर करेंगे, 0, और जहां तक ये पहुंच जाएगी वहां पे टाइम कितना कंसिडर करेंगे भाई, टी। एंगल कितना हो गया, थीटा, और थीटा किसके बराबर आने वाला है, ओमेगा टी। इसकी इक्वेशन बनाओगे तो एक्स किसके बराबर आएगा, ए कॉस ओमेगा टी, और वाई किसके बराबर आएगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी। क्यों, थीटा के साथ वाला cos थीटा और थीटा से दूर वाला क्या होने वाला है, साइन थीटा। इसका दूसरा अपडेटेड वर्जन जो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने सीखा, जो कि क्या सीखा भाई, तो वो ये सीखा कि जब कुछ इस प्रकार बनाते हैं और बॉडी कहीं ऊपर से स्टार्ट करे तो टाइम इज इक्वल टू कितना कंसिडर कर लो, 0, और क्यू इज इक्वल टू क्यू, टाइम कितना हो गया, टी। तो ये एंगल जब आप मेजर करोगे तो ये एंगल होगा थीटा, और नीचे के एंगल को अपने हिसाब से मान लोगे, और क्या मान लोगे, फाई मान लोगे। और यहाँ पे थीटा मैं बगल में लिख देता हूँ, थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी। इसको एम्पलीट्यूड को क्या मान लेना, ए। तो जो एक्स आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, जो एक्स आएगा वो आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, और जो वाई आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई करके। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति भाई इसमें नहीं है, हो भी नहीं सकती भाई। अगर इसका मैं एक और अपडेटेड केस बनाऊं तो भैया एक और अपडेटेड केस बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा के चलते हैं। मान लो बॉडी ने नीचे से स्टार्ट किया, टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ तक पहुंच गई, क्यू टी तक पहुंच गई, तो भैया पूरा एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड हो गया ए। बट मुझको क्या चाहिए, मुझको इससे कोई मतलब नहीं बनता, मुझको चाहिए एंगल एक्स एक्सिस के साथ वाला। तो नीचे के एंगल को क्या मान लूंगा, फाई। मुझे चाहिए ए से लेके यानी कि फाइनल पोजीशन से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन तक का डिस्टेंस, तो पूरा थीटा है, नीचे वाला फाई है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा माइनस का फाई करके। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस का फाई करके। पूरा एंगल ओमेगा टी था, उसमें से फाई घटा दिया। इसी चीज को मैं यहाँ पे अपने मेन फॉर्मूले में जरूर कंसिडर करूंगा, क्योंकि भाई चार्ट हम यहीं पे बना रहे हैं, तो ये हमारा तीसरा केस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा केस करके हो गया, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स डैश, ठीक है, ये एक्स, ये वाई डैश। बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिख देंगे P इन ब्रैकेट T इज इक्वल टू 0, और बॉडी यहाँ तक पहुँच गई, Q इन ब्रैकेट T, और एंगल कितना हो गया आपका ओमेगा T, या थीटा इज इक्वल टू लिखना लिख लेना, और नीचे का एंगल क्या हो गया फाई। तो एक्स इसके बराबर आ गया ए कॉस ओमेगा टी माइनस का फाई, और वाई जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, ए साइन ओमेगा टी माइनस का फाई करके। और इस फाई को ही हम लोग क्या नाम देने वाले हैं बेटा, इस फाई को ही हम लोग नाम देने वाले हैं इनिशियल फेज। क्या नाम देने वाले फाई को, इनिशियल फेज करके। कोई दिक्कत इसमें भाई, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा ऑटो फोकस का चक्कर चलता रहता है, देखते रहते हैं। चलिए फेज समझ लिया,
फेस को भी समझ लिया कि फेस क्या होता है, किस प्रकार होता है। आ जाते हैं अपने अगला टॉपिक एम्पलीट्यूड। 99.99% बच्चों को लगता है एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक में ये लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बेटा आज आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा भी कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे बोलते हैं ना, आज की क्लास की सबसे दमदार बात बताने जा रहा हूं, एकदम मजेदार बात। आपको पता है एक्स की इक्वेशन बनी थी ए कॉस ओमेगा टी, वाई की इक्वेशन क्या बनी थी वेलोसिटी की, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की बनी थी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अरे कुछ बच्चे बोलते हैं एम्पलीट्यूड का मतलब तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। बेटा वो आप डिस्प्लेसमेंट के केस में पढ़ रहे हो, जहां आपने डेफिनेशन पढ़ी है उन डेफिनेशन में लिखा है आई कंप्लीटली एग्री, इसलिए गलती आपकी नहीं है। अब समझ लो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। भाई आप गूगल कर लो या जो मर्जी कर लो, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी चीज को मैक्सिमम करने का कहलाया जाता है एम्पलीट्यूड। मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है तो भैया इस फॉर्मूले को मैक्सिमम कर लो। भौतिक स्टडी रूल के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मूले को अगर मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करने का एकमात्र तरीका है कि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ढूंढो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कितनी डाल दो, मैक्सिमम, जो कि कितनी होती है 1। अपने मैथ्स वाले टीचर को कॉल करके पूछ लेना, वो भी यही बोलेगा भाई कितनी होती है 1। और अगर आपको लगता है इन्फिनिटी होती है तो भैया इन्फिनिटी को हम लोग प्रैक्टिकल वैल्यू कभी नहीं मानते हैं। इन्फिनिटी को प्रैक्टिकल वैल्यू हम लोग कभी कंसीडर नहीं कर रहे होते, तो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या डाल देंगे 1। यानी कि अगर मेरे को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, ए। ये वही डेफिनेशन होने वाली है जो आपने रट्टा मारी है बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक को रट्टा मार के कि भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन। यही रट्टा मारी है ना, तो भैया द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्योंकि देख लो भाई एम्पलीट्यूड इसके बराबर हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के। बट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इससे तो आप एक ही चीज सीखोगे। यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो भैया ये रही वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी डाल दी 1। क्या बचा बेटा, ए ओमेगा। क्या बचा, ए ओमेगा। कोई बच्चे बोलेंगे माइनस का साइन क्यों नहीं ले रहे, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन खाली रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। मीन पोजीशन में बॉडी आएगी, ये रही। तो ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। अरे कोई बोले मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई लगा लो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 डाल दो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर। This is also known as amplitude of the acceleration, amplitude of the velocity, amplitude of the displacement। खाली सोच और समझ की फर्क है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कितनी डाल दो, मैक्सिमम करके डाल दो, खत्म कहानी। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है। कुछ बच्चे शायद एग्री नहीं करेंगे, बट लो मैं एग्री करवा देता हूँ। एक्स की इक्वेशन अभी 2 मिनट पहले सारी लिखी है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, वेलोसिटी की ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की क्या बढ़ी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी करके। इनके ग्राफ बनाने के लिए आते हैं। कुछ बच्चों ने ग्राफ भी रट्टा मार दिया होगा, लो हम रट्टा नहीं मारेंगे भाई, हम इसको समझ के देखते हैं किस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। ये लो हमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके साथ बन रहा है, कॉस के साथ। बच्चे को पता है कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है भाई, ऊपर से कहीं से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, ऊपर से। क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होती, कहां से होती है 1 से होती है। इस ग्राफ का ऊपर से स्टार्ट करो, कुछ इस प्रकार बनेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें क्या ग्राफ तो हम बना लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत ले। एम्पलीट्यूड वाला फंडा यहां भी आएगा। वेलोसिटी वाला अगर मैं बनाऊं तो ये लो बेटा, किसके साथ बन रहा है वेलोसिटी वाला, साइन के साथ। बट इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा बट ऊपर नहीं जाएगा। कहां से स्टार्ट होने वाला है, नीचे से स्टार्ट होने वाला है। क्यों नीचे से, क्यों, क्योंकि कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, लो कर लेते हैं भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, कॉस है माइनस का। कॉस का ग्राफ होना था ऊपर से स्टार्ट, लेकिन माइनस का तो कहां से स्टार्ट होगा, नीचे माइनस है। ओरिजिन को छोड़ दो, ठीक है, ये सारे ओरिजिन है, ओरिजिन को छोड़ दो, यहां से स्टार्ट होगा कुछ इस प्रकार। अब इसमें मेंशन करना होता है, आपके फिजिक्स के टीचर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये बना के आ रहे हो, अब देखते रहना क्या मेंशन करना होता है। बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये अगर सीधी लाइन खींचोगे तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो x का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालो तो cos ओमेगा डी की जगह क्या डाल दो 1, तो x किसके बराबर आ गया a।
यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये ए होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी माइनस है। अब वेलोसिटी के केस में देखो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, साइन ओमेगा टी की जगह क्या डाल दिया 1, तो क्या बचा ए ओमेगा, यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन होगी ना ये होगी ए ओमेगा प्लस का और ये नीचे वाली लाइन क्या होगी माइनस का ए ओमेगा। एक्सेलरेशन की बात करूं तो भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो cos ओमेगा टी की जगह 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए ओमेगा स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। अब काफी बच्चों ने ग्राफ को रट्टा मार रखा होगा, भैया रट्टा नहीं मारते याद रखना ये जो वैल्यू होती है इसे पीक वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और पीक ये तीनों वर्ड क्या है सेम है। तो ये ग्राफ होता है आपका एक्स एक्सिस के लिए। इस ग्राफ को मैं मेन चार्ट में नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर बहुत बड़ा चार्ट हो जाएगा, है ना। इस ग्राफ को इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वाई एक्सिस के लिए भी ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। जो चीज है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट वो सारी बताऊंगा, टेंशन मतलब स्किप कुछ भी नहीं करने वाला, शॉर्ट ट्रिक के साथ समझ लो या जो मर्जी समझ लो। वाई की वैल्यू क्या थी भाई ए साइन ओमेगा डी, वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके जो वेलोसिटी आई थी क्या आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी, और इसको डिफरेंशिएट करके जो एक्सेलरेशन आया था क्या आया था माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ बनाना है बना लेते हैं भाई, तीनों को एक साथ ही दिखाते हैं। आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर भी तीनों को कहाँ बनाया गया एक साथ ही बनाया गया, तो हम भी कैसे बनाने वाले तीनों को एक साथ ही बनाने वाले, ठीक है। ये रहा कुछ इस प्रकार से देख लो भाई, ये हो गया आपका y लिख लिया, यहाँ क्या लिख लिया t लिख लिया, यहाँ पे वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन और ये भी क्या आ गया आपका टाइम ग्राफ आ गया। लो ग्राफ बनाते हैं, y एक्सिस साइन के साथ ग्राफ बना रही है तो साइन का जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनता है ओरिजिन से कुछ इस प्रकार। वेलोसिटी कॉस के साथ बना रही है पॉजिटिव है तो झंझट ही नहीं है, कॉस का ऊपर से स्टार्ट होगा याद रखना कुछ इस प्रकार। और एक्सेलरेशन साइन ओमेगा टी के साथ बना रहा है बट नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव फॉर्म का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनने वाला है। हमें मेंशन करने हैं इनके एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए यानी कि y डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 डाल दो तो y किसके बराबर आ गया a, यानी कि ये हो जाएगा आपका a पॉइंट और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस a पॉइंट। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो cos ओमेगा टी की जगह क्या डाल दो 1, तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गया a ओमेगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका प्लस का ए ओमेगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का ओमेगा। एक्सेलरेशन साइन ओमेगा डी की जगह क्या डाल दो 1, तो कितना आ गया ए ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार एम्पलीट्यूड को क्या किया जाता है मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है। तो पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी मैंने आपको बता दिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। बहुत ही सही ट्रिक को ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वर्ड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम करके। तो मैक्सिमम किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना है बस उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को क्या डाल देना है 1 डाल देना है। अब यहाँ पे हम लोग अपना शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड का, मैं दोनों नाम बता देता हूँ, मैक्स या फिर पीक वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पीक वैल्यू, क्योंकि मैं इससे कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में ए कॉस ओमेगा टी जो था, इसके केस में जो मैक्सिमम निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आएगा ए। वेलोसिटी के केस में जो था माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था, इसके केस में अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगा आपका ए ओमेगा। और इसी प्रकार अगर मैं एक्सेलरेशन का केस निकालूं तो एक्सेलरेशन का केस जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था बेटा आपका माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल के आया था वो क्या निकल के आया था आपका ए ओमेगा स्क्वायर करके। आप चाहो तो वाई एक्सिस के लिए भी लिख लेना, आप चाहो तो ठीक है किसी की भी चीज के लिए ले सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत भाई किसी को कोई आपत्ति नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया आ गया और टॉपिक छा गया। ये बेसिक बेसिक एडवांस बेसिक, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, पूरा बेसिक बेसिक और ये एडवांस लेवल बेसिक। अब ये चैप्टर है, जो बचे हुए 2 टॉपिक है ये पूरा का पूरा क्या चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। स्प्रिंग एनर्जी सारा का सारा कंसेप्ट देखते हैं क्या चीज है। स्प्रिंग भाई आप सभी को पता है एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में मास लगा हुआ है m, इसको आप अगर स्ट्रेच करोगे, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं x इज इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है तो इसको प्लस a एम्पलीट्यूड ही बोल लो, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई लेकिन नेगेटिव फॉर्म में हो गई, ठीक है। कंप्रेस अगर आप करते हो किसी स्प्रिंग को यहाँ तक लेके जाओ और छोड़ दो, तो भाई जैसे ही छोड़ोगे वो आगे जाएगा पीछे जाएगा आगे जाएगा पीछे जाएगा, क्या करने लग जाएगा टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा टू एंड फ्रो। और अगर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली किसमें काउंट होने वाला है आपका एस एच
m में काउंट होने वाला है। अब इसके अंदर मल्टीपल फॉर्मूले आते हैं। मल्टीपल फॉर्मूले का मतलब मैं सारे के सारे यहाँ पे एक एक करके लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ। ये हो गया आपका स्प्रिंग का केस, मास m, इसे खींचा स्ट्रेच किया तो इसका मास अभी भी m ही रहेगा, बस यहाँ पे x जो होगा किसके बराबर जाएगा, प्लस का a, और ये x की कौन सी पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन। वैसे हो सकता है कंप्रेस भी हो जाए, x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का a, टू एंड फ्रो करेगा। इसको सोल्व करोगे तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। m मास और k का मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट करके होता है। आराम से देखते रहना। इसकी डेरिवेशन को फर्दर सब डिवाइड करोगे या फिर आप सोल्व करते हो तो यहीं से भैया एनर्जी भी मैंने हेडिंग डाली हुई है, तो यहीं से निकल के आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकल के आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अपने बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। यहाँ जो मैं मेंशन करने वाला हूँ मैं आपके लिए वो वाला लिखता हूँ। सबसे पहला 1/2 kx², मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, 90% न्यूमेरिकल में यूज होता था, इस चैप्टर में नहीं भाई, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा² x², मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। m मास, ओमेगा क्या आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, k यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट करके है। स्प्रिंग का वैसे अपना भी एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू माइनस का kx करके, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, हाफ m ओमेगा² a² cos² ओमेगा t करके। अगर आपको ये तीन फॉर्मूलों की डेरिवेशन आती है भाई, आप बिल्कुल राइट पाथ में हो। अगर आपको ये तीन फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले की भी डेरिवेशन नहीं आती, थोड़ी गड़बड़ी है, तो थोड़ा चेक कर लेना। और अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद है मुंह जबानी, आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए मैं सारे के सारे फॉर्मूले को एकदम बढ़िया से कंसिडर कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के बाद बचता है आपका काइनेटिक एनर्जी। और भाई काइनेटिक एनर्जी के भी अपने मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv², बट उसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो सभी को पता होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली ये वाला लिख के दिखाता हूँ, हाफ m ओमेगा² a² sin² ओमेगा t। ये सबसे पहला फॉर्मूला मैंने कंसिडर कर लिया काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा, एक्चुअल में एक रिलेशन होता है, इन सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो एक बहुत बढ़िया रिलेशन बनता है। मैं उस रिलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रिलेशन बनता है v इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² करके। कोई भी बच्चा जो हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है भाई, ये फॉर्मूला उनके लिए आपने 100%, ये बहुत हाई लेवल के जो न्यूमेरिकल होते हैं वहां पर ही अप्लाई किया जाता है। v वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी बोल लो, a एम्पलीट्यूड, x डिस्प्लेसमेंट। किसी बच्चे को अगर ओमेगा में भी कोई दिक्कत हो तो टेंशन मत लेना, ओमेगा के अपने दो फॉर्मूले होते हैं। पहला 2 पाई इंटू न्यू करके होता है, और दूसरा भाई ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में t करके। ये दो फॉर्मूले हैं ओमेगा के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी। और अगर मैं इसकी एसेंट के बारे में बात करूं तो भाई इसकी एसेंट जो होती है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं v की वैल्यू ये पुट कर लो हाफ mv² में, तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा कुछ इस प्रकार। ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ओमेगा² इन ब्रैकेट a² माइनस x² करके। इन दोनों को अगर आपने मर्ज कर लिया तो आप सभी को पता है दोनों को मर्ज करके आपको क्या मिलती है भाई, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का भाई सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे आप जैसे मर्जी ऐड कर लो, डिस्प्लेसमेंट वाले को ऐड कर लो या ये कॉस वाले को साइन से ऐड कर लो या डिस्प्लेसमेंट वाले को ऐड कर लो, टोटल एनर्जी का एकमात्र फॉर्मूला आएगा हाफ m ओमेगा² a² करके। खत्म कहानी। ये होता है आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m ओमेगा² a² करके। m मास है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी जो मर्जी बोल लो, a एम्पलीट्यूड है। तीनों के उसमें ओमेगा² a² वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, क्योंकि जैसा कि मैं बोल ही रहा हूं चैप्टर के अंदर सब चीज करवाने वाले हैं, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहला है इसका एक ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, ये शायद याद भी होगा वर्क इंजन चैप्टर के अकॉर्डिंग, वर्क इंजन पावर कुछ इस प्रकार पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। ये इस तरह से मीन पोजीशन में बॉडी के पास एकमात्र एनर्जी होती है, शायद आधे बच्चों को पता भी होगा, मीन पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी करके। और एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी के पास सिर्फ एक एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, टेंशन मत लो, घबराने का नहीं, जो नोट्स बनाएगा साथ के साथ उसका तो भला होना ही है। मीन पोजीशन में बॉडी के पास सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 0। एक्सट्रीम पोजीशन में
स्प्रिंग के केस में बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसको ध्यान रखना, ये मल्टीपल क्वेश्चन करवाएगा आपसे। तो यहाँ पे मीन पोजीशन जीरो वाली पोजीशन है, तो जीरो में कौन सी एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका टोटल एनर्जी। इसे बोलते हैं बेटा एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं इसे, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ करके इसको नाम दिया जाता है। तो ये हो गया पहला एनर्जी डिस्प्लेसमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं तो एक और ग्राफ आजकल पूछा जाता है, इसे बोलते हैं एनर्जी टाइम ग्राफ। टाइम के केस में आपको काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। जैसा कि अभी मैंने आपके लिए लिखा ही था, ये लिखा हुआ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, और दोनों को ऐड कर लिया था, टोटल एनर्जी जो बनी थी वो क्या बनी थी आपकी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो अगर आप एनर्जी टाइम ग्राफ इसमें बनाते हैं तो भाई एनर्जी टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ पे लिख दिया आपने एनर्जी और यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, टाइम। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ साइन स्क्वायर के साथ है, बच्चों को पता है साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये साइन का ग्राफ होता है, बट यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, ये जो नेगेटिव वाला फंक्शन होता है ना, ये भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव। बचपन में सीखा होगा ना, माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो फंक्शन क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो इसका अगर मैं ग्राफ करूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार जाता है भाई, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी cos स्क्वायर ओमेगा टी है। cos स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब cos का ग्राफ कैसे ऐसे जाता है, बट अगेन स्क्वायर है तो ये नेगेटिव वाला फंक्शन भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ, कुछ 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 डीएनए की तरह, है ना, डीएनए जैसा दिख रहा है ना। ये कौन सा एनर्जी हो गई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को अगर आपने मिला लिया तो भैया ये क्या बन जाएगी आपकी, ऊपर वाली सीधी लाइन क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। इस ग्राफ को ध्यान रखना, पेपर में ना यही क्वेश्चन आता है, एनर्जी टाइम ग्राफ, और बच्चे क्या करते हैं, ये ग्राफ बना के आते हैं, अरे बालक ये एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये एनर्जी टाइम ग्राफ है, तो दोनों में क्या होता है, फर्क होता है, इसको ध्यान रखना सारे के सारे, क्लियर। तो ग्राफ भाई इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ थे मैंने सारे ग्राफ एक्सप्लेन कर दिए, इसके अलावा तो इस चैप्टर में ग्राफ भी नहीं है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया भाई स्प्रिंग का सारा कंसेप्ट। लास्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट मुद्दा है, और लास्ट बढ़िया वाला मार्कर उठाते हैं, जो मार्कर दूर से नजर आ जाए, ग्रीन कलर का है ना, अभी तक ग्रीन कलर का नहीं उठाया। टाइम पीरियड, बिल्कुल लास्ट टॉपिक के बारे में आराम से बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको टाइम पीरियड निकालना होता है, अर्थ टनल का, सिंपल पेंडुलम का निकालना पड़ता है, यूट्यूब का निकालना पड़ता है, कोर का निकालना पड़ता है, स्प्रिंग का क्योंकि मैंने यहीं पे लिख दिया तो इसलिए स्प्रिंग को मैं भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहला सिंपल पेंडुलम। भाई कसम खा लो सारे के सारे, इसकी डेरिवेशन पेपर में करके ही जानी है, हर हालत में करके जानी है, हर टीचर का फेवरेट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, इसकी डेरिवेशन कंफर्म आती है। मैं आपको याद कराने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, पूरा डायग्राम तो खैर नहीं बना सकते, यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता था, है ना, ये होता था आपका थीटा एंगल, और ये कुछ इस तरह से टू एंड फ्रो करता था, नीचे होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यहाँ पे होती थी आपकी mg cos थीटा करके होती थी, ठीक है। इसको अगर आप सही से सोल्व कर लोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता था t विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। l लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 2 पाई आपको पता ही है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कोई बॉडी कितने टाइम में अपने पाथ को रिपीट करती है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे सेकंड की सुई जो होती है, घड़ी की सेकंड की सुई, वो 60 सेकंड में अपने पाथ को क्या करती है, रिपीट करती है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। टोटल टाइम हमें आइडिया नहीं है, हो सकता है घड़ी 8 महीने चले, 1 साल चले, उसके अंदर का साल 2 साल चले, 10 साल चले, वो एक अलग चीज है, लेकिन टाइम पीरियड जो पाथ आपका रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम के बाद आपको बात करनी थी यूट्यूब के अंदर फ्लूइड की। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, किसी को यकीन ना हो रहा, एनसीईआरटी खोल लेना, एडिशनल एक्सरसाइज में चल जाना, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल लेना, वहां पर भी आपको यूट्यूब का टाइम पीरियड की डेरिवेशन मिल जाएगी। ज्यादा और दिक्कत हो रही हो 2023 का सीबीएसई का पेपर खोल के देख लेना, ये डेरिवेशन वहां पर भी आ रखी है, ठीक है। तो बढ़िया डेरिवेशन है यूट्यूब वाली, ठीक है, इसकी डेरिवेशन जरूर करना। यूट्यूब में क्या होता है भाई, कुछ इस प्रकार एक यूट्यूब होती है, ठीक है, यूट्यूब के अंदर लिक्विड होता है, सक्शन पंप लगाया जाता है, और जैसे ही वो सक्शन पंप को हटाते हैं तो यूट्यूब ऊपर जाता है, और इसके अंदर का जो लिक्विड होता है ऊपर जाता है और नीचे जाता है, टू एंड फ्रो करता है, जिसके कारण बस टाइम पीरियड निकालना पड़ता है, क्योंकि एसएचएम में काउंट होगा, और इसका फॉर्मूला आता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में 2g करके। तीसरा
अर्थ टनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। अर्थ टनल, इसके बारे में तो पक्का सीखा ही होगा, ठीक है सबने, कि अर्थ टनल में क्या होता है। अरे यार एक मिनट, ठीक है। अर्थ टनल के अंदर क्या करते हैं भाई, ये होती है हमारी अर्थ, और अर्थ के अंदर बनाते हैं बीचों बीच एक टनल। रसिया ने कोशिश की थी भाई, 12 किलोमीटर तक नीचे चले गया था, उसके बाद अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अंदर जो उसके इंस्ट्रूमेंट तो खराब होने शुरू हो गए थे, इसलिए कोशिश में क्या हो गया, नाकाम हो गए। बट अगर बाई चांस मान लो कोई बंदा अर्थ में जनरली बीचों बीच क्या कर दे, टनल बना दे, ग्रेविटेशन को वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो कोई बॉडी को अगर आप इसके अंदर डालते हो तो बॉडी ए से बी तक जाएगी, ये सेंटर पॉइंट मान लो, रेडियस ऑफ अर्थ आर, ए से बी जाएगी और फिर बी से कहाँ चल जाती है, ए, फिर ए से बी, फिर बी से ए से बी, बी से ए, इस तरह से टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो करेगी, ठीक है। तो टू एंड फ्रो कर रही है तो ये किसमें काउंट होगा, एसएचएम। आप इसकी पूरी डेरिवेशन कर लेना, अगर आप डेरिवेशन सही से सोल्व कर लोगे तो आपको अर्थ टनल का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन में जी। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स होता है 6400 किलोमीटर। इसको टाइम पीरियड को सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 83-84 मिनट के आसपास आएगा। करके देखना, वैल्यू पुट करना, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डालना है, 6400 किलोमीटर को मीटर बदल लेना, जी की वैल्यू डालना, तो ये ऑलमोस्ट 83-84 मिनट के आसपास आता है, यानी कि इतने मिनट में कोई टाइम पीरियड, यानी कि अर्थ चीज क्या कर लेगी, अपने टाइम पीरियड को फॉलो करेगी अर्थ के अंदर। चौथा कॉर्क, ये कॉर्क का क्या केस था भाई, कॉर्क का केस का मतलब है पानी हो गया फ्लूइड, तो इससे की सरफेस हो गई, इसके अंदर आपने एक लकड़ी का कॉर्क डाला, जैसे ही आप इसे अंदर पुश करोगे ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर से फोर्स हटाओगे, बुयंट फोर्स इसे ऊपर धक्का मारेगी, टू एंड फ्रो करेगा दोबारा से, ठीक है। तो अगर ये टू एंड फ्रो करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी क्या निकल के आएगा, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम अगर ऐसा बनाऊं तो कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, ये हो गया आपका कॉर्क हो गया, कॉर्क की डेंसिटी हो गई रो, और पानी की डेंसिटी क्या हो गई आपकी रो एल। कॉर्क में टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रो एच अपॉन में रो एल जी, ठीक है। यहाँ पे रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, जब या बॉडी या मटेरियल जो मर्जी ले लो, और रो एल का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच का मतलब वो जो कॉर्क है उस पूरी हाइट, और जो जी है वो ग्रेविटी को डिनोट करने वाला है। तो ये है भाई इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, जहां पे मैंने ओमेगा का भी फॉर्मूला लिख दिया है, सारे के सारे फॉर्मूले विद एक्सप्लेनेशन दिए है इस चैप्टर में। बाकी जो टॉपिक है वो फिलहाल के लिए सीबीएसई के सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे आजकल प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है वो भी सीबीएसई के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन जो हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटे टॉपिक है। फिलहाल के लिए सीबीएसई में ये सारे टॉपिक है आपके 11th क्लास के रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार सारे के सारे देख लेना, इस चार्ट को एक बार जरूर रिपीट कर लेना, एक दो बार बना के देखो खुद से, क्योंकि अगर ये सारे फॉर्मूले आ गए तो भाई ये समझ लो आपको ये चैप्टर क्या लगने वाला है, इजी लगने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बाकी देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के सभी को नमस्कार।